जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रोहित कुमार में। मैं हूं रोहित कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, और आज आप सबके लिए लेके आया हूं चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ एंड तक मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें किस रोग हेतु एलिसा जांच करानी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा मलेरिया। तो दोस्तों मलेरिया जो रोग है इसका जो जांच होता है वो आरटीडी होता है। मलेरिया का जो जांच होता है वो आरडीटी होता है या पीसीआर होता है, अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे मलेरिया का जांच होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं मियादी बुखार या टाइफाइड। तो साथियों मियादी बुखार या टाइफाइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसका विडाल परीक्षण के द्वारा जांच किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं HIV एड्स। तो दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। HIV एड्स का जाँच जो है वो एलिसा के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। दोस्तों जो डेंगू रोग है इसका विस्तार किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं सीसी मक्खी। दोस्तों सीसी मक्खी जो होती है इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, जिसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, या इसे निद्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे मच्छर के द्वारा। दोस्तों ये जो मच्छर के कारण है डेंगू, मच्छर के कारण ही इसका विस्तार होता है, और जिस मच्छर के कारण विस्तार होता है वो है मादा एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के कारण डेंगू का विस्तार होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मच्छर मादा एडीज एजिप्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों वायरस के कोर में DNA भी पाया जाता है और RNA भी पाया जाता है। ये वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो DNA वाला वायरस है या RNA वाला वायरस है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला है इन दोनों में से कोई एक। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा। दोनों में से कोई एक वायरस के कोर में पाए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों में से कोई एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिक्सो वायरस। ये इन्फो वायरस या हर्पिस वायरस के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फील पाव या हाथी पाव रोग का रोगाणु है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है वुचरेरिया। दोस्तों वुचरेरिया बेनकेप्टाई के कारण ही फील पाव या हाथी पाव रोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वुचरेरिया बेनकेप्टाई। अगला देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक शब्द के जो प्रणेता हैं वो हैं जेनर साहब। एंटीबायोटिक शब्द के जो प्रणेता हैं वो हैं जेनर साहब। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग साहब जो थे ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स की खोज किए थे। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है जेनर, यानी कि इनका पूरा नाम है एडवर्ड एंथोनी जेनर। इनके द्वारा पहला एंटीबायोटिक का खोज किया गया था, और इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला वॉक्समैन, ये गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेनर, एडवर्ड जेनर या एडवर्ड एंथोनी जेनर, जिन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी
कहा जाता है या प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 7 नंबर, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए एड्स, बिल्कुल सही, ये एक यौन संचारित रोग है। दूसरा सिफिलिस, ये भी यौन संचारित रोग है। तीसरा गोनोरिया, ये भी यौन संचारित रोग है। ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो तीनों हैं ये तीनों यौन संचारित रोग हैं। अगला हम देख लेते हैं 8 नंबर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। दोस्तों टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन देखते हैं, पहला है पेट, बिल्कुल नहीं, पेट से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न नहीं होता है। अगला ऑप्शन है थाइमस, थाइमस से दोस्तों टी लिम्फोसाइट उत्पन्न तो नहीं होता है, लेकिन ये उसे परिपक्व बनाने में मदद करता है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं यकृत, बिल्कुल नहीं, यकृत से टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न नहीं होता है। अगला 4 नंबर ऑप्शन हमारा डी अस्थि मज्जा, दोस्तों अस्थि मज्जा से ही टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर, आबुर्दीय विषाणु का कारक है। दोस्तों आबुर्दीय विषाणु का कारक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पोलियो, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पोलियो वायरस के द्वारा होता है। अगला है क्षय रोग, दोस्तों क्षय रोग जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है पीलिया, ये भी गलत है। अगला है कैंसर, दोस्तों कैंसर जो है ये आबुर्दीय विषाणु का कारक है या आबुर्दीय विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। ये ऑन्कोजीन्स के द्वारा भी होता है, तो या तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होगा या आबुर्दीय विषाणु, दोनों के द्वारा ही कैंसर रोग का उत्पन्न होता है। अगला देख लेते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन हमारे पास हैजा, गलत है। बी है मलेरिया, ये भी गलत है। सी है पोलियो, बिल्कुल सही आंसर है। पोलियो विषाणु के द्वारा ही पोलियो रोग उत्पन्न होता है। बाकी हैजा और मलेरिया ये परजीवियों के द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं 11 नंबर, रुधिर में पाए जाने वाला डायनोग्लोबिन, माफ़ कीजिएगा ये गलत हो गया है, यहाँ इम्यूनोग्लोब्यूलिन होगा, इसको लिख लीजिएगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं IgA, ये बिल्कुल गलत है। रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन IgA बिल्कुल नहीं है। IgA लार या स्लाइवा में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है IgD, दोस्तों IgD जो है ये बी सेल में पाए जाते हैं। तीसरा है IgG, दोस्तों IgG जो है ये सही ऑप्शन है, ये रुधिर में पाए जाते हैं। डी ये भी गलत है। अगला देख लेते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन है हमारे पास गोनोरिया, गोनोरिनिला, ये गलत लिखा गया है, ये गोनोरिया बीमारी का नाम जो है गोनोरिया है, लिख लीजिएगा इसको गोनोरिया। अगला है मलेरिया, ये भी गलत है, मलेरिया नहीं होगा। अगला है हैजा, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये गोनोरिया, जो कि यौन संचारित रोग है। अगला देख लेते हैं 13 नंबर, कैंसर का कारक है। इसके ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, कैंसर का कारक आबुर्दीय विषाणु भी है और ऑन्कोजीन्स भी है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही क्या है, कैंसर के कारक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा सुजाक या गोनोरिया रोग है। ऑप्शन देख लेते हैं, जल जनित रोग, बिल्कुल नहीं, गोनोरिया जल के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। अगला है हवा जनित रोग, ये बिल्कुल नहीं, हवा के द्वारा भी गोनोरिया का संचरण नहीं होता है। तीसरा है यौन संचरित रोग, बिल्कुल सही जवाब है यौन संचरित रोग, यौन संचरण के कारण ही गोनोरिया नामक रोग होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हिस्टामिन संबंधित है। तो दोस्तों हिस्टामिन जो है ये एलर्जी से संबंधित है, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो हिस्टामिन नामक द्रव हमारे शरीर में बनता है, जिससे हमारी त्वचा में सूजन हो जाती है या वहाँ लाल चकत्ते बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एलर्जी। अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है।
तो दोस्तों डेंगू बुखार जो है ये डेंगू वायरस के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी विषाणु। जीवाणु नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, कृमि भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी विषाणु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। यौन संचरित रोग है क्लैमिडियता मीडियता, बिल्कुल सही है। क्लैमिडियता एक यौन संचरित रोग है। एड्स ये भी यौन संचरित रोग है। हर्पिस ये भी यौन संचरित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। अगला देख लेते हैं 18 नंबर। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? दोस्तों हमने ऊपर ही पढ़ा था, विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाने वाला जांच है, जिससे टाइफाइड का पता लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टाइफाइड। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होने वाले रोग अमीबियासिस भी है, मलेरिया भी है, काला ज्वर भी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। इन सभी का जो कारक है वो प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही ये तीनों रोग होते हैं। अगला देख लेते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये गलत है। हम अगला क्वेश्चन 21 नंबर की ओर जाते हैं। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों ब्राउन शुगर जो है ये रासायनिक रूप से लोराजीपम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोराजीपम। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। एंटी हिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। तो दोस्तों हिस्टामिन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हिस्टामिन जो है ये एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी के कारण हमारे शरीर में हिस्टामिन उत्पन्न होता है, जो चकत्ता और फूलने के लिए, त्वचा फूलने के लिए कारक होता है। तो उस समय एंटी हिस्टामिन नामक दवा या स्टेरॉइड लेने से ये एलर्जी में हमें राहत प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एलर्जी से।